अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप क्या है, स्कॉलरशिप से आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से आपकी रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप के लिए और कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे कि आप स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं, तमाम डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी आपके स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए। तो चलते हैं और देखते हैं स्कॉलरशिप की। सबसे पहले डिटेल देखते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं। मैंने एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है, उसमें मैं आपको वन बाय वन डिटेल से बताती हूँ। तो इसकी डिटेल पे जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके जी, अब चलते हैं और देखते हैं। मैंने ये एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने फुल डिटेल बताई है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है इसका नाम है जापान मैक्स स्कॉलरशिप या मैक्स स्कॉलरशिप इन जापान, और ये 2026 के लिए ऑफ़र की जा रही है। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप की थोड़ी सी सबसे पहले डिटेल देखते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है मैक्स क्या है, मैक्स स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये जापान की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद इस स्कॉलरशिप का पर्पज़ क्या है। स्कॉलरशिप का पर्पज़ ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीरियस या जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको मौका देना कि वो जापान में जाके अपनी मास्टर, बैचलर और पीएचडी की डिग्री को कंटिन्यू कर सकें। और अभी तक देखें तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स जो है अपनी एजुकेशन जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। कोई भी आपको इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए या इस स्कॉलरशिप के थ्रू स्टडी करने के लिए कोई 1 रुपया भी नहीं लगाना होता। तो अगर मैं कहूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है तो ये बात गलत नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि स्कॉलरशिप के थ्रू क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी कवर होंगी। सबसे पहले जो है इस स्कॉलरशिप को अचीव करने के बाद सबसे पहले इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, अप्लाई फ़ी नहीं है। उसके बाद इसकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपने फ्री एजुकेशन वहाँ पे हासिल करनी है। उसके बाद मंथली स्टाइफंड की बात की जाए तो ये मंथली स्टाइफंड जो है 1,17,000 से 1,48,000 येन तक जो है वो आपको स्टाइफंड मिलता है। बैचलर के लिए डिफरेंट है, मास्टर और पीएचडी के लिए डिफरेंट है। बैचलर की अगर बात की जाए तो बैचलर के लिए ये जो ऑफ़र कर रहे हैं स्टाइफंड, हर महीने आपको वजीफ़ा मिलना है। ठीक है, वो है 1,17,000 जो येन है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो वो 1,40,000 बनता है। मास्टर्स और पीएचडी के लिए तकरीबन 1,44,000 से 1,45,000 येन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,60,000 के राउंड अबाउट बनता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगर आपने ये आपको एयर टिकट भी प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले आपने एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाना है तो ये इसका जो टिकट होगा ना, टिकट भी जापान वाले आपको देंगे। ठीक है, पे वो करेंगे। अगर जापान से पाकिस्तान जाना है तो जब हम स्टडी आपने कंप्लीट करके वापस भी आना है तो फिर भी जापान वाले ही आपको प्रोवाइड करेंगे टिकट भी। उसके बाद अकोमोडेशन की बात की जाए तो ये रहाइश भी जापान में आपको मिलेगी, मतलब आपने रहना भी जापान के वालों ने आपको प्रोवाइड करनी है रहाइश भी। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए तो हेल्थ अगर आप बीमार हो जाए वहाँ पे तो भी आपकी जो वो होगी ना वहाँ पे मेडिकेशन बिल्कुल फ्री होगी। उसके बाद ये आपको 1 साल का फ्री जापानीज़ कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिस कोर्स को आप करके ना तो इससे फ़ायदा ये होगा वहाँ पे अगर आप अपनी साथ में जॉब भी स्टार्ट करेंगे ना या पार्ट टाइम काम का भी ये परमिशन देते हैं, पार्ट टाइम काम भी करेंगे तो आपके लिए ये लैंग्वेज को अच्छी मतलब लैंग्वेज सीख के ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी वो डिग्री कंप्लीट करेंगे, डिग्री कंप्लीट के बाद अगर वहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखनी है तो भी आपके लिए ये कोर्स 1 ईयर का जो जापानीज़ कोर्स होगा वहाँ पे आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, उसके बाद आइट्स नहीं है रिक्वायर्ड बिल्कुल भी। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाना या एमओआई जो है वो आइट्स नहीं यहाँ पे मांगी जा रही। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का भी परमिशन मिलती है। स्टडी के दौरान आपने 28 घंटे यहाँ पे काम भी करना है 1 हफ्ते के अंदर।
पर वीक आपको 28 घंटे काम की भी परमिशन है। उसके बाद अगर देखें इसका, ये जो आपने पार्ट टाइम काम करना है तो ये आपकी जो पैसे है वो बचत ही है, क्योंकि फ्री आपकी एजुकेशन है, रहाइश आपकी फ्री है, मेडिकल आपकी मेडिकेशन फ्री है, स्टाइफंड आपको अलहदा मिलना है, और आपने पार्ट टाइम जो जॉब करनी है इसका पैसा आपका पास अलहदा होना है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी बंदा मिस ना करे, मैं तो यही कहूँगी। उसके बाद फैमिली डिपेंडेंट, अगर आप अपने साथ कोई भी अपने साथ में लेके जाना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को या कोई भी बच्चे को लेके जाना चाह रहे हैं, तो फैमिली डिपेंडेंट भी ये प्रोवाइड करते हैं, उसका भी सारा खर्चा ये देते हैं। वो बंदा जो आपके साथ जाएगा वो वहाँ पे जाके अपनी जॉब भी कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर ड्यूरिंग स्टडी आपका कोई भी मसला बन जाए, आप फेल हो जाएं, तो वो आपको वीज़ा एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, हर चीज़ इनने आपकी कवर करनी है। तो ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स जो मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। कि आप देख लें, कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे ना, मतलब आपको हर चीज़ फ्री है, आपके साथ भी एक बंदा जा सकता है, वो भी जाके कमा सकता है। ओके, अब आगे डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा जापान के बारे में बता दूं कि हमें पता है कि जो जापान है वो एक बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बेस्ट कंट्री है। जापान के लोग बहुत ही दोस्ताना हैं, उसके बाद बहुत ही मेहनती हैं और बहुत पोलाइट है। अगर आप जापानी किसी जापानी से बात करें तो वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है और हम्बल वे से आपसे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसकी बहुत ही मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजिकल ये कंट्री है। इसकी अब बुलेट ट्रेन की जो इसकी बहुत बेस्ट ट्रेन है उसको थोड़ा सा आप सर्च करना कि उसकी स्पीड कितनी है और वो कितना को अभी तक काम कर चुकी है। उसके बाद अगर हम इसके कैपिटल की बात की जाए करें तो इसका कैपिटल जो है वो टोक्यो है। उसके बाद इसकी लैंग्वेज जो है वो जापानीज़ है। और इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी है येन है, जो कि पाकिस्तानी आलमोस्ट 2 रुपये एक येन जो है राउंड अबाउट 2 PKR जो है उसके बराबर है। ओके जी, ये मैंने थोड़ा सा आपको जापान के बारे में भी इंट्रो दे दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अच्छा जी, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ना, इस स्कॉलरशिप के थ्रू ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे वो उन कंट्रीज़ के लिए है जिनके जापान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और उसमें पाकिस्तानी भी आते हैं क्योंकि पाकिस्तान और जो जापान की दोस्ती भी अच्छी है। उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, हर कंट्री के लिए ये जो है ना स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरा ये है कि ये जो जापानीज़ है ना अपने, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। ये बस इंटरनेशनल लेवल के लिए ऑफ़र की जा रही है स्कॉलरशिप। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। अब ना यहाँ पे एज लिमिट जो है ना, एज को काफ़ी स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाता है, एज रिस्ट्रिक्शन स्कॉलरशिप में नहीं है। अगर आप लोग बैचलर में हैं, आपने बैचलर के लिए जाना है तो आपकी जो एज है वो 17 से 25 ईयर्स के बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स और पीएचडी के लिए यहाँ पे जाना है तो आपकी एज जो है 35 या 35 से बिलो होनी चाहिए। तो एज में यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने जाना है बैचलर के लिए, अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री के लिए जाना है, तो आपकी जो लास्ट डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए 12 ईयर, ठीक है। जो आपने मतलब अगर आपने बैचलर के लिए जाना है तो आपका 12 ईयर हो, उस 12 ईयर में आपका ICS हो सकता है, FSC A लेवल जो भी है जिस भी आपने आगे जाना है, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 16 ईयर में आपकी BSc MSc भी हो सकती है, BA MA भी हो सकता है, ठीक है। PhD के लिए जाना है तो आपका मास्टर्स होना यहाँ पे मस्ट है, 18 ईयर आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। ओके जी, अब जो एकेडमिक की बात की जाए तो क्योंकि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक जो है ना टोटली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है कि आपके जो मार्क्स है वो आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास कोई स्किल हो, आपके पास सर्टिफिकेशन हो, आपके पास कोई पब्लिकेशन, आपकी CGPA अच्छी हो, तो आप इजीली ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अब बात करी जाए लैंग्वेज की तो यहाँ पे जो है इंग्लिश या जैपनीज़ लैंग्वेज है, उसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं बोली जाती।
यहाँ पे अप्लाई के लिए आइट्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आइट्स नहीं चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लें और वो यहाँ पे जो है आपने अपलोड करना है। उसके बाद ना ये आपका मेडिकेशन भी चेक करते हैं इनके ना वेबसाइट पे। ये एक फॉर्म होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, और वहाँ पे जाके वो फॉर्म आपने निकलवा के आपने फिल करके ना तो किसी भी डॉक्टर से आपने वो करवा लेना कि आप फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे स्टडी करनी है ना स्टडी आपने करनी है तो क्या होना है अभी, आपने अगर एफएससी पीछे एफएससी की है तो आगे आप फिर मेडिकल में जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने पीछे एफए किया और आगे आप जाके देखे हैं कि हमने मेडिकल में जाना है, तो बिल्कुल भी ये यहाँ पे नहीं होगा। ओके हो गया। तो ये मैंने थोड़ी बहुत इसकी डिटेल बता दी। अब आगे चल के देखते हैं और के इस स्कॉलरशिप के ना बेसिकली 3 रूट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इसके 3 रूट्स हैं जिसके थ्रू आपने अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इसका रूट होता है एम्बेसी ट्रैक, सेकंड इसका रूट है यूनिवर्सिटी ट्रैक है, और थर्ड है डोमेस्टिक सिलेक्शन है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ वन बाय वन कि ये क्या है, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है और यही इसका मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एम्बेसी ट्रैक की। एम्बेसी ट्रैक ये है कि जापान की जो एम्बेसी है उन्होंने, पाकिस्तान में भी जापान की एम्बेसी है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप लोगों ने अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो एम्बेसी ट्रैक जो है वो अप्रैल से मई के दरमियान इसका टाइम लाइन होता है जो कि गुजर चुका है। और दूसरा ये होता है कि एम्बेसी ट्रैक में आपने ये करना होता है कि डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपने उसको उनको टेस्ट करवा के उसका एक प्रॉपर सारी फाइल रेडी करके आपने पाकिस्तान में जो जापान की एम्बेसी है उसको आपने टीसीएस करवाना होता है, ठीक है। आपने मेल करना होता है, टीसीएस करना होता है डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा जी, एम्बेसी ट्रैक में इसका मैं अब आपको सारा बताती हूँ कि एम्बेसी ट्रैक क्या होता है। एम्बेसी ट्रैक बेसिकली अब तो इनके एम्बेसी के थ्रू आपका एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक का डिटेल फुल बताऊँगी, ठीक है। एम्बेसी ट्रैक में आपने क्या करना होता है, सपोज़ के आपका है जापान की जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको करने होते हैं, कोरियर करवाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे और फिर आपको जो है वो इनका टेस्ट होता है, ठीक है। एक टेस्ट हो लेंगे, टेस्ट में अगर आपका क्लियर हो गया फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी फ़ाइनल इंटरव्यू में क्लियर हो गया फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये होता है कि एम्बेसी ट्रैक काफ़ी कम्पिटिटिव होता है। एम्बेसी ट्रैक में सीट्स होती है क्योंकि हर कंट्री को इन्हें सीट्स देनी होती हैं, तो एम्बेसी ट्रैक के थ्रू कोई 5, 10 या 15 सीट्स होती हैं और ये काफ़ी कम्पिटिटिव होता है। आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा जी, एम्बेसी ट्रैक वाला तो ख़त्म हो गया क्योंकि इनकी मैं में ही था इनका लास्ट ना। तो आज जो है हम देखेंगे कि हमने अब आप इनका ओपन हो रहा है यूनिवर्सिटी ट्रैक, अभी ओपन नहीं हुआ लेकिन इनका यूनिवर्सिटी ट्रैक जो है अगस्त सितंबर में जो है ना इनका ओपन हो जाएगा। तो ये वीडियो पहले बनाने का मकसद ये है कि आप अभी से ही जो है प्रोफेसर्स को मेल लिखना स्टार्ट कर दें, वो आपको अपनी लैब में जो है अलाउ कर दें कि ये स्टूडेंट को इसको मैंने जो है वो ये मेरे अंडर आएगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। अच्छा, ये जो होता है ना यूनिवर्सिटी ट्रैक, इसमें क्या होता है कि जापान की ना, इसको अब आपने डिटेल से सुनना है। जापान की ना तकरीबन 90 to 90% जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो उनमें मैक्स स्कॉलरशिप जो है ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है। अब ये होता है कि चाहे 4-5 सीट्स भी हैं हर यूनिवर्सिटी में, 4 या 5 सीट्स ज़रूर हैं, ठीक है। अब एम्बेसी ये यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू क्या होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले इनकी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी होती है। उस लिस्ट में जाके देखना होता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मैक्स स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। फिर आपने जाके वहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को सर्च करना होता है। प्रोफेसर्स को सर्च करके आपने उनको बहुत ही पोलाइट वे में मेल लिखनी होती है। अब मेल कैसे लिखनी है उसकी मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगी। मेल में कोई आपने लंबे चौड़े कुछ भी कहानियाँ नहीं लिखनी होती। मेल जो होती है उसका 3 बस पोर्शन होते हैं, 3 पैराग्राफ होते हैं
इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह प्रोफेसर सर्च करने पे जापान के मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू, और उसके बाद जो है मैं आपको मेल कैसे प्रोफेसर को लिखनी है वो सारा कुछ आपको बताऊंगी। आपने मेल लिखनी है प्रोफेसर को, मेल लिख दी तो अगर प्रोफेसर को पसंद आया, मेल में आपने अपनी जो है सीवी अटैच करनी होती है और एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट, या अगर आपने कोई रिसर्च प्रपोजल है आपका या आपकी रिसर्च पेपर है वो आपने अटैच करना होता है, ठीक है। मेल के बाद उन्होंने मेल चलेगी, उन्होंने आपको अगर ऑफ़र कर दिया तो वो क्या करेंगे, वो आपके साथ एक मीटिंग रखेंगे या आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपने अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो उनके सामने पेश करना है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसके भी मैं स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद वो आपको अगर फाइनल सेलेक्ट कर लें, फाइनल सिलेक्शन के बाद उन्हें क्या करना होता है, आपका जो है यूनिवर्सिटी के, अब आपका काम इतना ही है, बस आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस आपका जो आपका प्रोफेसर है ना उसके साथ एक छोटी सी मीटिंग होनी है जिसमें आपने अपना जो प्रपोजल है वो आपने पेश करना है, ठीक है। अब ना उस जो है ना प्रोफेसर, उसने आपको चूज़ कर लिया, उसने जाके आपकी जो एप्लीकेशन है वो रखनी है भाई उसके सामने, जो है यूनिवर्सिटी के सामने, कि ऐसे ऐसे ये स्टूडेंट है और इसको मैं मतलब ये मेरे अंडर है और ये मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू है। आपने मेल में ये चीज़ लाजमी लिखनी है कि मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे यूनिवर्सिटी ने जब आपके सारा कुछ, यूनिवर्सिटी ने आपको कहना है आपसे कि हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है कि ये ऐसे ऐसे अप्लाई करें, और फिर यूनिवर्सिटी ने आपको अगर फाइनल कर लिया फिर उसने एम्बेसी को आपका भेजना है जो मैक्स स्कॉलरशिप को डील कर रहे हैं, फिर एम्बेसी ने आपको फाइनल करना है और आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जानी है, ठीक है। तो ये मैंने इस सारे में यही वाला कुछ है, ठीक है। उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है अभी आज नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ट्रैक का ही बताऊंगी, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले ही एडमिशन्स ओपन होने हैं सितंबर और अगस्त में, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक सिलेक्शन जो है इसका है, ये जो है जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जापान में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं ये उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर जो सीट्स आती हैं वो हर साल 4000 से 4500 सीट्स जो होती हैं वो आती हैं, और आप लोग अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब ना डॉक्यूमेंट्स जो है ना, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने ओवरऑल यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब ना क्योंकि हमने अब यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई के लिए जब प्रोफेसर को से आपको एक्सेप्टेंस मिल गया ना, तो आगे अब हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। वो यूनिवर्सिटी आपको कहे कि हमें जो है डॉक्यूमेंट जो है ऐसे ऐसे मैक्स को सेंड कर दो, जो इनकी एम्बेसी है उसको सेंड कर दो, या वो कहें कि ये मेरा पोर्टल है इस पर जाके आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और आपने अप्लाई हो जाना है आपका। ये अब हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, ठीक है। जो एम्बेसी के थ्रू करना था उसकी अलहदा था सारा प्रोसेस, और ये यूनिवर्सिटी वाला हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैं ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ। इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो इनकी वेबसाइट पे ही होगा, अगर यूनिवर्सिटी को चाहिए होगा जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर दी है। तो उसके बाद जो है आपने एक छोटा सा रिसर्च प्रपोजल बनाना है, और प्रपोजल भी मैं आपको नीचे जाके बताती हूँ, ठीक है। आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अब ना ये जो ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्रीज हैं ये बिल्कुल भी ये नहीं है मुफा से आप करवाओ या IBCC, बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है ना, आपने जहाँ से BS किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं आपके HODs हैं उनसे आपने टेस्ट बस करवाने हैं, ठीक है। आपके कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर रिकमेंडेशन लेटर जो है ये आपको ऐसे होता है, रिकमेंडेशन लेटर 2 चाहिए होते हैं, एक तो कंपल्सरी होता है और एक जो है ना भी हो तो खैर है। अब रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने प्रीवियस डिग्री की है वहाँ के आपने प्रोफेसर से बनाना है। अब ना यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो रिकमेंडेशन लेटर होता है ये कैसे होता है। अब ना जिस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दी और जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप जा रहे हो, ये सारा कुछ दोनों चीज़ें लेके उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर अपना रेडी करना है। उस रिकमेंडेशन लेटर में आपने उस प्रोफेसर का नाम अगर ना भी हो ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने ज़रूर ऐड करना है जो आपको जापान में ये स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। ये एक मेन पॉइंट है, और ये जो है काफ़ी बच्चे जो स्किप कर जाते हैं। ये नहीं है कि पहले वाली रिकमेंडेशन लेटर जो है आप पकड़ के और वो अपलोड कर दो, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो है पासपोर्ट, और उसके बाद पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट अगर उस यूनिवर्सिटी को चाहिए हुआ तो वो भी जो सर्टिफिकेट का टेम्पलेट है वो भी उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा।
उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये भी आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है। उसके बाद सीवी आपने बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपने जो अपने मास्टर्स में थीसिस लिखा है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद जो है, हाँ, अगर आप लोग की डिग्री कंप्लीट नहीं ना हुई, आप लोग 8th सेमेस्टर में हो, 7th सेमेस्टर में हो, 8th सेमेस्टर में हो, सॉरी, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो होप सर्टिफिकेट बनवा के, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक जो है वो ओपन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जब जापानीज़ यूनिवर्सिटी जो है वो सर्च करनी है, उसके अंदर जो अपनी फील्ड के प्रोफेसर को सर्च करना है। प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को वो जाएगा सारा आपका डाटा, और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वो कहेगी वो आपने प्रिपेयर करने हैं, सबमिट करने हैं। फिर मैक्स जो है वो आपको नॉमिनेट करेगी कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं है, ठीक है। ओके जी, मैंने आपको कहा है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू ही अप्लाई हो रहा है, तो जिस प्रोफेसर ने आपको रखना है उसने आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगना है। रिसर्च प्रपोजल आपका कैसा बना होना चाहिए। अब जो रिसर्च प्रपोजल है ना आपका, कि आपने बताना है कि मेरा ये टॉपिक है, सपोज कि मेरा मटेरियल साइंस है ना, तो मैंने बताना है कि मटेरियल साइंस का ये मतलब टॉपिक है, और इस पे मैंने उधर आके काम करूँगी, और आपकी फील्ड भी ये है। अच्छा, आपने एक और काम करना है रिसर्च प्रपोजल बनाते हुए। ये जो जैपनीज़ होते हैं ना, ये काफ़ी मतलब मेहनती होते हैं, और उनने ना अपना एक बनाया होता है कि 2030 तक उनने ये काम करना है, 2040 तक ये करना है। अब आपने ना जो आपने अपना टाइटल सर्च करना है ना रिसर्च प्रपोजल के लिए, रिसर्च प्रपोजल ही आपकी मेन चीज़ होगी, इसी से ही वो आपको सेलेक्ट करेगा प्रोफेसर। आपने थोड़ी सी अपनी सर्चिंग करनी है। आपने क्या करना है, जो आपने टॉपिक बनाना है उसमें आपने देखना है कि पिछले जो है 10 सालों में क्या हुआ था, और अगले 10 और मज़ीद सालों में क्या क्या काम हो सकता है। आपने वो सारा सर्च करके एक आपने ड्राफ्ट बनाना है, फिर आपने अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसमें आपका टाइटल होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल में कि आपने इस पे काम करना है। उसमें आपने बैकग्राउंड में बताना है, और बताना है कि बैकग्राउंड में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो आपने काम वहाँ पे जाके करना है। उस ऑब्जेक्टिव में आपने कौन कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसे अब मेरा फिज़िक्स है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा मेथडोलॉजीज़ होती हैं कि इस मेथड के थ्रू हम जो है अपने नैनो पार्टिकल प्रिपेयर करेंगे, या वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप उससे प्रिपेयर करेंगे तो आपका रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर जापानीज़ के थ्रू कैसे रेलिवेंट, उसके साथ रेलिवेंट कैसे कर रहे होते हैं। फिर आपके फ्यूचर गोल्स आपने बताने हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने एक वो प्रॉपर एक अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करके उसके सामने प्रेजेंट करना है अपना। यहाँ पे आपने कोई झूठ नहीं बोलना, आपका सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। बहुत फ्रेंडली हैं जापानीज़ वाले, आपने सारा कुछ यहाँ पे क्लियर बताना है, सही है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर आपने ये वाली यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जो है विन करनी है, तो आपने क्या करना है, अभी से ही आप ढूंढने शुरू कर दो। मैंने इसलिए पहले वीडियो बनाई है, अभी आपके पास टाइम है, आप 10-15 दिन सर्चिंग में लगाओ। ये नहीं कि बस एवं ही मेल्स करते जाओ, नहीं, हर चीज़ ना सर्चिंग से होती है। मैं क्योंकि आजकल वीडियोस बना रही हूँ, कुछ मुझे नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये स्कॉलरशिप इसके लिए, इस कंट्री के लिए नहीं, ये नहीं है। आप थोड़ा सा जाके गूगल पे भी सर्च किया करें थोड़ा सा, और अपनी फील्ड को भी थोड़ा सा देखा करें। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आप लोग ले रहे हो तो बिल्कुल फ्री सब कुछ हो रहा है। आपने बाहर जाके स्टडी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो थोड़ा सा खुद भी सर्च किया करो, सही है। अच्छा, ये 10-15 दिन आपने जो है वो सर्चिंग करनी है। उसके बाद अपना एक अच्छा सा प्रपोजल बनाओ। आप प्रोफेसर से बहुत ही पोलाइटली आपने और प्रोफेशनल वे में, ये नहीं है कि आपने लंबी चौड़ी अपनी जो है वो कहानियाँ सुनानी है, नहीं, टू दी पॉइंट बातें करनी है, और बहुत ही पोलाइट वे में, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स आपके 100% एक्यूरेट होने चाहिए। आपका कोई भी उसमें जो है वो 2 नंबरी वाला काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने, अगर आप अर्ली अप्लाई करोगे तो प्रोफेसर्स के पास अगर सीट होगी तो वो आपको रख लेगा, ये ना हो कि सीट्स उसके पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब जो जो भी मिस्टेक लोग करते हैं जो मेल प्रोफेसर्स को लिखते हुए, अब आप लोग क्या करते हैं कि आप चैट जीपीटी में जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है खुद ही कॉपी पेस्ट, उसका कॉपी पेस्ट नहीं करनी, चैट जीपीटी को यूज़ ज़रूर करें, उससे आप आइडियाज़ लिया करें, ठीक है। आप उनसे आइडिया लें कि मेरा ये है, उसको कमांड, अच्छी कमांड देंगे तो वो आपको अच्छा आइडिया देगा, ठीक है। और उसको फिर आपने अपनी वर्डिंग में करना है, ओके हो गया। नेक्स्ट ये है कि आपने प्रोफेसर उसके साथ कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना है, पोलाइट वे में करना है। चाहे इंग्लिश आपकी सिंपल हो, लेकिन उसको
समझ भी आए और उसको आपका एसेंट भी आपने पोलाइट वे में उससे बात करनी है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके ना हो। और दूसरी बात, आपने ये नहीं करना अब लास्ट मिनट पे, अब देखो अगर आपका है कि अच्छा अभी अगस्त या सितंबर में ओपन है तो चलो देखी जाएगी तब से, नहीं, आपने अभी से इस पे काम स्टार्ट कर देना है। अगर लास्ट मोमेंट पे आप प्रिपरेशन करोगे तो आपने कहीं से भी चीज़ें उठा के तो अपना वो खाना पूरी करनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, इसको कोई भी मिस ना करे। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि प्रोफेसर्स को एवं रैंडमली मेल करनी है कि मतलब आप प्रोफेसर आपकी फील्ड का ना भी हो तो उसको भी आपने पकड़ के मेल कर दी, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी सर्चिंग करके मेल करनी है। उसके अलावा जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी के 2-3 प्रोफेसर्स को मेल कर देते हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सपोज़ जो जापान की यूनिवर्सिटी है उसमें मैं बताऊंगी आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको यूनिवर्सिटीज सर्च करना, उसके बाद कैसे प्रोफेसर सर्च करने हैं, उसके बाद उनको मेल कैसे करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये नहीं है कि सपोज़ के ABC जापान की कोई यूनिवर्सिटी है तो सपोज़ कर दी हूँ, अब वहाँ पे जो प्रोफेसर है फिज़िक्स की फील्ड का जो प्रोफेसर है आपने उसको मेल कर दी एक, अब आप जो है उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर को भी मेल करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सेकंड मेल आपने किसी और यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर को करनी है, ठीक है। ये होता है कि प्रोफेसर जो होते हैं ना जब मिल के बैठते हैं ना तो वो डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो ये काम आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। ओके जी, ये थी कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपको बता दी है कि स्कॉलरशिप क्या है, इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है अप्लाई या कुछ भी नहीं है, अब यूनिवर्सिटी जो है वो आपको करेगी। सबसे पहले अब आपने प्रोफेसर्स को हंट करना है, तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए प्रोफेसर्स। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है ताकि कोई भी डिटेल आपकी मिस ना हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना अगली वीडियो मैं प्रोफेसर्स पे बनाऊँगी, प्रोफेसर्स को सर्च करने, यूनिवर्सिटी को सर्च करने जो यूनिवर्सिटीज़ मैक्स के अंदर आती हैं, ठीक है, वो देखने, और प्रोफेसर्स को मेल कैसे करनी है वो मैं आपको डिटेल अगली वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।